Do you know you were once just a single cell, not visible to the eyes, and now, today, you consist of 37 trillion cells? शॉकिंग इजंट इट? मेरे लिए भी शॉकिंग था। ये एक सिंगल सेल जिसने डिस्कवर किया था वो एक इंसान था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आए 1665 में और उन्होंने कॉर्क सेल के एक स्लाइस कट की और वहाँ उन्होंने अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा और उन्होंने बोला ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। 1665 से पहले हमें पता ही नहीं था कि सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन रॉबर्ट हुक की वजह से हमें पता चला कि सेल एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक आए 1674 में और वो घूमते घूमते कहीं पॉन्ड वाटर के किनारे पहुंच गए और वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ फ्री लिविंग सेल्स स्विम कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने एक वाटर सैंपल लिया और उस टाइम तक थोड़ा सा माइक्रोस्कोप भी एडवांस हो गया था और उन्होंने देखा पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के अंडर और उन्होंने देखा कि वहाँ लिविंग सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। हमें उसके बाद पता चला कि सेल्स ही चीज़ है जिससे हम लोग बने हुए हैं। इट मीन्स सेल्स आर कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स are also defined as structural and functional unit of life. स्ट्रक्चरल इसलिए बोला गया क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। फंक्शनल इसलिए बोला गया क्योंकि हर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड्स को कैरी करने के लिए ब्लड सेल्स हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किडनी में नेफ्रॉन्स हैं एंड न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन सेल हैं वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए हैं। सो सेल्स आर डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो वर्ड है सेल ये लेटिन लैंग्वेज से डिराइव है। लेटिन में भी सेलुलर वर्ड जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच सेल होता है। ऑस्ट्रिच सेल नहीं, ऑस्ट्रिच एग होता है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये एक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की लेकिन वो डेड सेल था। फिर एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद इसकी सेल्स के ऊपर स्टडी का सिलसिला बढ़ता गया और सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी दी थी मैथ्यूज शेल्डिन 1938 में और दियोदर स्वान 1839 में। मैथ्यूज शेल्डिन जो कि बॉटनिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और दियोदर स्वान 1839 में एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ये जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अलग अलग कंट्री में बैठे अलग अलग साल में अपनी रिसर्च वर्क किया और सेम कंक्लूजन पे पहुँचे। इनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि ऑल प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सारे सेल से ही बने हुए हैं। दूसरा कंक्लूजन था वो ये था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। उन्होंने बोला ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये मधुर शब्द सुन के आपको भी समझ नहीं आया होगा इसका मतलब, तो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। इसका मतलब है कि कोई भी सेल जो भी अभी बन रहा है वो किसी पुराने सेल से बना हुआ है। इट मीन्स ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अभी तक हमने देखा कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में।
जो कि डेड सेल था। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक आए, 1674 में की उन्होंने उसकी डिस्कवरी। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, मैथ्यूस शेल्डेन और द अदर्स वन, उन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन्स दिए। फिर उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने अपने मधुर ध्वनि में कुछ स्टेटमेंट बोली और उसका मतलब मैंने भी आपको बताया, और इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर दी सेल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and is capable of independent existence and metabolic functions। इसका मतलब है जैसे कि हम लोग अगर घर को तोड़ें या घर को बनाएं, चलो बनाते हैं, तोड़ते तो सभी है, हम बनाएंगे। अगर घर को बनाएं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एक घर बनाने के लिए वो होती है ईंट। उसी तरीके से अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया जाए तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल। और सेल अपने आप अकेला जिंदा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा को कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे सेल की, वो अपने आप में ही खुश रहता है, सारे काम कर लेता है, वो रेस्पिरेशन कर लेता है, एक्सक्रीशन कर लेता है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता बट डाइजेशन कर लेता है। सेल ऑल्सो शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है एक ही सेल के अंदर वेस्ट भी क्लियर हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेल, कोई लंबा होता है जिसे इलॉन्गेटेड बोल देते हैं, कोई गोल होता है जैसे कि राउंड या बाइकॉनकेव, एक कॉनकेव शेप होती है आरबीसीज की। उनकी शेप इसलिए ऐसे होती है ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। जैसे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो लंबे इसलिए होते हैं ताकि वो सिग्नल्स बहुत फास्ट ट्रांसमिट कर सकें। इसी के साथ आगे देखते हैं कि अगर एक ही सेल प्रेजेंट हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। दो ये यूनि एन प्लस सेलुलर मिलकर बनाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गा है, बैक्टीरिया और अमीबा। उसी तरीके से अगर एक ऑर्गेनिज्म में एक सेल से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हों तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। एक सेल का तो कोई प्लांट नहीं देखा होगा। अगर एक प्लांट होता है वो बहुत विशाल होता है और उसमें बहुत सेल्स होते हैं। एनिमल्स जैसे कि हम, डॉग्स, काउज, फंजाई, अगेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट एक एक्सेप्शन है जो कि है ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और उसके अलावा जितने भी फंजाई हैं जैसे ब्रेड मोल्ड, मशरूम, वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स पर। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो एनवायरनमेंट में दो किस्म के सेल पाए जाते हैं। पहले होते हैं जो पुराने सेल थे, दूसरे जो नए सेल हैं। तो पुराने सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, नए सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब पुराने सेल्स को हम पुराने सेल प्रोकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं? पुराने प्रोकैरियोटिक सेल्स को मैं पुराने सेल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी पुराने ज़माने का न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में नए ज़माने का न्यूक्लियस होता है, इसीलिए मैंने इसको यूकैरियोटिक सेल्स बोला। ज़रा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, मतलब ऐसे ही फैला हुआ सा रहता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कैप्सूल। कैप्सूल के बाद आती है सेल वॉल एंड सेल वॉल के बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा
कुछ ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है बट वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। इसका मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि कोई भी मेम्ब्रेन उसके बाहर प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में भी 70S राइबोसोम। फिर इस प्रोकैरियोटिक सेल की एक पूंछ होती है जिससे वो स्विम कर सकता है और उस पूंछ का नाम है फ्लैजिला। इतना क्लियर है? हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो कि पुराने ज़माने का सेल है, उसके पास आउटर मोस्ट जो लेयर होती है कैप्सूल होती है, उसके बाद आती है सेल वॉल, उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड होता है, एक फ्लूइड है साइटोप्लाज्म होता है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स, और उसकी पूंछ को बोलते हैं फ्लैजिला। फिर बात करते हैं नए ज़माने सेल्स की। नए ज़माने सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। एंड यूकैरियोटिक सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, थोड़े से सुंदर हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एक यूकैरियोटिक सेल की, उसे बोलते हैं सेल वॉल। बट प्रोकैरियोटिक सेल में तो कैप्सूल था, यहाँ पर है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद में आती है जो इसके जस्ट अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। अब पुराने ज़माने के सेल में जो जेनेटिक मटेरियल था वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट था, बट नए ज़माने का सेल बोलता है मेरे अंदर तो एक फैंसी सा एक ऑर्गेनेली है और उसके अंदर मैंने अपना जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखा है, और वो फैंसी सी ऑर्गेनेली और कोई नहीं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पर ये देखो जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने इसको बोला न्यूक्लियस। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, बट ये थोड़े से नए मॉडर्न राइबोसोम्स हैं, तो इन्हें 80S राइबोसोम्स बोल दिया। फिर इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, इट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, और इसके इट मीन्स उसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर हमने तो गोल्जी अपैरेटस नहीं देखा, हमने तो माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देखा, हमने तो वैक्यूल्स को नहीं देखा, इसके अंदर हमने देखा तो सिर्फ राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स में भी कोई दीवारें नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। बट वहीं बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, अलोंग विद नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोम है। जो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल है वो बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन से, जबकि यूकैरियोटिक्स की जो सेल वॉल है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके बेसिस पे उसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है। फॉर एग्जांपल फंजाई, उसकी सेल वॉल बनी है काइटिन से, प्लांट्स की बनी है सेलुलोज से, और सेल वॉल इंसानों की सेल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, यानी एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। साइज की बात करें तो जो पुराने सेल्स हैं वो छोटे साइज के होते थे, इट मीन्स दे आर स्मॉलर इन साइज। वहीं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल्स की तो दे आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स न्यूक्लियोइड, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स बोलता है मैं नए ज़माने का हूँ, मैं न्यूक्लियोइड नहीं रखूँगा, मेरे पास रहेगा तो एक फैंसी सी ऑर्गेनेली रहेगी जिसका नाम है न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं यूजुअली दे आर यूनिसेलुलर। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, आई एम सेइंग यूजुअली दे आर यूनिसेलुलर, वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल सेल्स या फंजाई में भी ये मिल जाते हैं।
अभी तक हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल, और टाइप्स ऑफ सेल्स में देखा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स भी दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो जो प्लांट और एनिमल सेल हैं वो भी अपने अपने स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी उनमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। अगर हम में भी प्लांट सेल होते तो हम भी शायद फोटोसिंथेसिस कर पाते, और अगर एनिमल सेल्स प्लांट में प्रेजेंट होते तो वो भी शायद सेल डिवीजन एक अलग तरीके से कर पाते, बट ऐसा नहीं है। और प्लांट्स के खुद के सेल होते हैं, और एनिमल्स ने बोला अगर तुम्हारे खुद के सेल्स होंगे तो हम हमारे खुद के सेल्स बनाएंगे। तो एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स दोनों डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक की फर्दर क्लासिफिकेशन है। सो प्लांट सेल्स की बात करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल की जो आउटरमोस्ट लेयर है वो सेल वॉल होती है, और इसकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से। उसके बाद सेल वॉल के जस्ट बाद में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट एनक्लोजेस वेरियस ऑर्गेनेलीज एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड सब्सटेंस है जो एक सेल में प्रेजेंट होता है, और जो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूल, न्यूक्लियस। ये नए ज़माने का सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। इसके पास होता है गोल्जी अपैरेटस, जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है। इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके पास राइबोसोम भी होता है, लेकिन वो होता है नए ज़माने का एटीएस राइबोसोम्स। वहीं देखिए अगर एनिमल सेल को, तो बेचारे के पास आउटर मोस्ट सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है। वो बोलता है मेरे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास है तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये रिजिड नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल रिजिड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब आगे देखते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किस किस को कैद किया हुआ है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कैद किया हुआ है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म में ढेर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। उन ऑर्गेनेलीज को देखें तो ऑलमोस्ट प्लांट सेल के सिमिलर ही होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गई। ये तो सेम ऑर्गेनेलीज हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक लाइजोसोम ऑर्गेनेली होती है जो कि एनिमल सेल में मिलती है। दूसरी एक सेंट्रियोल नाम की ऑर्गेनेली होती है, वो भी एनिमल सेल में मिलती है, और ये ऑर्गेनेली सेल डिवीजन में हेल्प करती है। चलो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्लांट सेल यूजुअली बड़े होते हैं, सो दे आर लार्जर इन साइज, वेयर एज एनिमल सेल आर स्मॉलर इन साइज। जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर तो कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट नाम जैसी कोई भी ऑर्गेनेली एनिमल सेल में नहीं होती है। इसलिए हम हमारा खाना खुद नहीं बना पाते हैं, और हमें हमारा खाना पेड़ों से लेना पड़ता है। फिर प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो 90% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल की, जबकि जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है या तो वो प्रेजेंट होता ही नहीं है, अगर होता है गलती से हो भी जाए तो वो बहुत स्मॉल साइज का होगा। फिर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नामक ऑर्गेनेली होती नहीं है, बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्ले अ मेजर रोल इन सेल डिवीजन। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स
बहुत कम देखने को मिलेगी। लाइसोसोम्स का प्लांट सेल में कोई काम नहीं है, बट एनिमल सेल्स में भर भर के लाइसोसोम्स आपको देखने को मिलेंगी। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा। पेरिफेरी मतलब एक किनारे में, एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसका 90% स्पेस तो वैक्यूल ने ले लिया है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हम न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा मतलब राजा की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए उसको हम सेंटर पे रखते हैं। प्लांट सेल में न्यूक्लियस के साथ हुआ भेदभाव और उसको एक किनारे पे रख दिया, जबकि एनिमल सेल ने उसको बहुत अच्छे से रखा और सेंटर में उसको पोजीशन दी। प्लांट सेल में जो खाना बना है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बहुत सारा खाना बन गया, अब उसको स्टोर करना है, तो वो जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जबकि एनिमल सेल में जो हम खाना खा लेते हैं वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें ये देखा कि सेल क्या होता है, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेल कौन सी भाषा से लिया गया है और कब 1665 में सेल की कहानी शुरू हुई थी, फिर 1674 में गई, फिर 1838 में, फिर 1839 में और 1855 में। इसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसकी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर्स में। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं, या नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, पुराने सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, नए सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स। पुराने सेल्स कुछ ऐसे दिखे, यूकैरियोटिक सेल्स कुछ फैंसी दिखे। फिर हमने उनके डिफरेंसेस की बात की। उसके बाद हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स जो कि नए ज़माने के सेल थे, उन्होंने भी बोला कि हम भी प्लांट सेल बनाएंगे, हम भी एनिमल सेल बनाएंगे, अलग अलग रहेंगे। तो प्लांट सेल कुछ ऐसे थे, एनिमल सेल्स कुछ ऐसे थे। और यहाँ पर प्लांट सेल ने न्यूक्लियस को सेंटर में पोजीशन नहीं दी और एनिमल सेल्स ने उनको सेंटर में पोजीशन दी। प्लांट सेल्स बोले कि मेरे पास होगा क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल बोला ओहो मेरे पास तो क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, बट मेरे पास सेंट्रियोल है जो कि सेल डिवीजन में मेजर रोल प्ले करता है। और उसी के बाद हमने कुछ डिफरेंसेस देखे। इसी के साथ आज मैं आप सबको बाय बाय बोलती हूँ और अगले लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू गाइस।